एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाशा में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे एचएएल के तेजस की। आपको पता है कि मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस को चुना गया है। उन 4-5 एयरक्राफ्टों में से एक है तेजस, जिनके लिए आरएफपी जारी की गई है। तो अब एचएएल के सीएमडी का यह कहना है कि सितंबर तक इस आरएफपी का जवाब भारत की तरफ से दे दिया जाएगा। उनका यह कहना है कि ये जो हमारा प्राइसिंग रहेगी वो लगभग 309 करोड़ 308 करोड़ के लगभग रहेगी, और ये जो एक्सपोर्ट वर्जन होने वाला है वो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है उससे डिफरेंट होने वाला है। उनका ये भी कहना है कि ये वर्ल्ड का चीपेस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि मलेशियन एयरफोर्स को काफी आकर्षित करने वाला है। एक्चुअल में ये कहा जा रहा है कि मलेशिया केवल 3 एयरक्राफ्टों को चुनने के फिराक में है। इन 3 एयरक्राफ्टों में से ही किसी एक एयरक्राफ्ट को चुनने की फिराक में है। वैसे तो रशियन एयरक्राफ्ट भी और इटालियन एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हैं, पर जो भारत का तेजस, चाइना का JF-17, इसके अलावा कोरियन एयरक्राफ्ट FA-50, ये 3 जो एयरक्राफ्ट हैं वो सबसे आगे माने जा रहे हैं। इन्हीं में से किसी को चुनना है मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा। आगे डिप्लोमेटिक प्रोसेस कैसे होता है, दबाव किस देश का कितना पड़ता है, नेगोशिएशन किस तरह से होता है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन से एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं। पर ये जो 3 एयरक्राफ्ट मैंने नाम लिए वो क्वालिटी वाइज और दाम वाइज वो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। बात कर लेते हैं कामोव KA-31 की, जो कि ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसमें रडार लगे होते हैं। एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम की तरह यह काम करता है इंडियन नेवी के लिए। भारत रशिया से इसका ऑफर तो ले चुका है, रशिया ने पूरे ऑफर तो उसको दे चुके हैं भारत को, पर अभी तक ये नहीं बताया कि इसका कॉन्ट्रैक्ट उनको कब दिया जाएगा या उस पर बातचीत कब स्टार्ट की जाएगी। एक्चुअल में रशिया में एक एयर शो चल रहा है, वहीं पर इसके मैन्युफैक्चरर्स ने ये बताया कि भारत को सारे चीज प्रपोजल दे दी गई है 2020 में ही, पिछले साल ही, और अभी हम वेट कर रहे हैं कि भारत की तरफ से क्या निर्णय निकल के सामने आता है। ये जो एयरक्राफ्ट है वो इंडियन नेवी में ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है और ज्यादा संख्या में हमें इसकी आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि अपने जो देसी हेलीकॉप्टर हैं उनको इस टाइप के हेलीकॉप्टर में चेंज करना चाहिए और अपने देसी इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल करने चाहिए। जब हम अवाक्स बना सकते हैं, DRDO अवाक्स बना सकती है, तो हम हेलीकॉप्टर बेस्ड अवाक्स क्यों नहीं बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं DRDO के मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम की, जो कि एक मैन पैड है जिसको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। वर्ल्ड में कई इस प्रकार के सिस्टम हैं, पर DRDO इंडिजिनस तौर पे इसको डेवलप कर रहा है। 1-2 साल पहले ही DRDO द्वारा यह सिस्टम सामने रखा गया था। इसके बाद BEL को इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया कि इसके प्रोटोटाइप बनाएं। प्रोटोटाइप कुछ 5 की संख्या में बन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि BEL के द्वारा ये जो प्रोटोटाइप है वो लगभग बना दिया गया है और इसका ट्रायल DRDO के द्वारा जल्द ही किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि ये दूसरे जो मैन पोर्टेबल सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम, उनसे बेहतर होने वाला है। जो हैदराबाद की कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स, उसके द्वारा इसका एक डेटा लिंक बनाया जा रहा है, जो कि ऑटोनोमस मैन पैड डेटा लिंक कहलाएगा, ADML कहलाएगा, जिसके द्वारा इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को एक नेटवर्क कम्युनिकेशन में लाया जा सकेगा। मान लीजिए हमारा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है या कोई हमारा एयरक्राफ्ट है, उसके द्वारा कोई टारगेट डिटेक्ट किया गया और इसके द्वारा उसको नष्ट करना है, तो ये जो कम्युनिकेशन लिंक के अंतर्गत आएगा, इसके द्वारा इसको स्वतंत्र तौर पे भी काम करने का मौका मिलेगा। जो डेटा इसमें फीड होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस टारगेट पे अटैक कर सकेगा। इससे जो फ्रेंडली फायरिंग होती है, जो कि भारत में अभी कुछ 1-1.5 साल पहले हमें देखने को मिली थी, बालाकोट अटैक करने के बाद जब डॉग फाइट हुई थी, उस समय हमने फ्रेंडली फायरिंग देखी थी, जो कि हमारी हेलीकॉप्टर को हमारी ही मिसाइल लग गई थी। तो इस प्रकार की जो गलतियां हो जाती हैं वो नहीं हो पाएगी अगर नेटवर्क में ये है और AI सिस्टम से लैस है। तो अपने समय के बेहतरीन सिस्टम में इसको गिना जाएगा एक बार जब इसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं CPEC की। कुछ दिनों पहले आपको पता है कि चाइनीज बस को उड़ा दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, और उसमें चाइनीज लेबर और चाइनीज इंजीनियर शामिल थे। मृत्यु भी इनकी हुई थी काफी संख्या में। तो चाइना ने एक डेलीगेशन भेजा था इसकी जांच करने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस सब चीजों को छुपा रहा था कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है। अब कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे निकलकर सामने आई जिसमें कि ये चाइनीज वर्कर और इंजीनियर बंदूक लेकर फोटो खिंचाते हुए नजर आए हैं, और ये जो बंदूक है इनकी सेल्फ डिफेंस के लिए कहा जा रहा है, इन्होंने रखी है। इन फोटोज के सामने आते ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर थू-थू होने लगी है कि क्या वो जो बड़ी बड़ी डिवीजन बना के रखे हैं चाइनीज लोगों की रक्षा के लिए, क्या वो रक्षा नहीं कर पा रहे। जो चाइनीज लोगों को खुद बंदूक उठाना पड़ रहा है या अपने साथ रखना पड़ रहा है,
ये काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर और चीन के अंदर भी। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की कुछ न्यूज की। तालिबान को एक मिसाइल प्राप्त हो गई है जिसमें कहा जा रहा है कि 260 किलोग्राम प्लस का वॉरहेड ले जाया जा सकता है उनके द्वारा और लंबी दूरी तक मारक क्षमता इसकी है। एक बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है ये है। इसका नाम जो है वो अल फतह रखा गया है और ये फतह ईरानी मिसाइल की याद दिलाती है और कुछ उसी प्रकार की फायरिंग भी इसकी होती है। तालिबान के पास तो इस प्रकार की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है नहीं कि वो इस प्रकार की मिसाइल बना सके या उनके पास इंजीनियर या साइंटिस्ट जो इस प्रकार की मिसाइल बना सके। ये जाहिर सी बात है कि ये या तो ये चीन के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा या ईरान के द्वारा इनको प्रोवाइड की गई है और इसका इस्तेमाल अब कहा जा रहा है और मेरा भी ये मानना है कि काबुल पर अटैक करने के लिए किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी काबुल में एयर डिफेंस सिस्टम लग चुके हैं। वहां पर अगर किसी छोटी मोटी चीजों से अटैक किया जाए गोले बारूद से या किसी तो वो ज्यादा कामयाब नहीं होगा। कामयाब वहां पर तभी होगा जब बैलिस्टिक मिसाइल से वहां पर अटैक किया जाएगा। तो देखते हैं कहां के लिए इन्होंने ये सिस्टम खरीदा है या लिया है या इनको प्राप्त हुआ है, जिसका ट्रायल उन्होंने आज या कल में कहा जा रहा है एक वीडियो निकलकर सामने आई है, कहा जा रहा है कि उसमें किया है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय मीडिया नहीं कह रही है, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं और भारतीय फिर मीडिया ने इसको कवर भी किया है। इसके अलावा तालिबान की और बात करें तो जिन जगहों को उन्होंने जीत लिया है वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा उगाई कर रहे हैं, एक तरह से कर ले रहे हैं, जकात ले रहे हैं और वहां के लोगों पर इसका बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां के लोग परेशान दिख रहे हैं, उनसे जबरदस्ती ये पैसे ले लिए जा रहे हैं और वहां के लोगों को जबरदस्ती अपने साथ मिलाया जा रहा है और लड़ाके बनाया जा रहा है, तालिबान लड़ाके बनाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें तो होनी ही है। तालिबान की मेंटेलिटी जो होगी वही चीज तो वो अपने जितने इलाके को जीता है वहां पर वो करेगा और इसी प्रकार की चीजें हो रही हैं। वहीं तालिबान पे कहा जा रहा है कि कंधार के बाहर के इलाकों में एयर स्ट्राइक की जा रही है अमेरिका के द्वारा और वो अभी भी जारी है। उनके जो B-52 बॉम्बर हैं वो अभी भी पाकिस्तान से जा रहे हैं, बलूचिस्तान के ऊपर से उड़ रहे हैं और अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं और जो बेस कतर में है वहां पर वो वापस उड़ान भर के आ जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कतर में ही तालिबानियों का ऑफिस भी है, तालिबानियों का बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान है, फिर भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देना पाकिस्तान की तरफ से सीधे सीधे ये बात है कि उनको पैसों की आवश्यकता है जो कि अमेरिका उनको इसके एवज में दे रहा होगा। पैसे की बात चली है तो एंटोनी ब्लिंकन भारत आने वाले, आपको पता है अगले हफ्ते आने वाले हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के। पाकिस्तान ये उनसे गुहार लगा रहा है कि पाकिस्तान भी विजिट कर जाएं, कुछ बात करनी है। तो क्या बात करनी होगी, कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो देखते हैं कि ब्लिंकन जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर उनके पास पैसा होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो फिर मना कर देंगे। वही पाकिस्तानी आर्मी के जनरल बाजवा, उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है उस इलाके का दौरा किया, अपने लोगों से मिले, अपने आर्मी के जो पोस्ट हैं उनसे मिले, ईद की बधाई दी। साथ ही साथ वो कुछ और लोगों से मिले जो कि तालिबानी फाइटर हैं या तालिबान से संबंध रखते हैं, वो भी इन पोस्ट पर इकट्ठा मिले और आर्मी प्रमुख से उन्होंने अपने बातचीत की। वो तो होना ही है, जब पाकिस्तान के लोग वहां जाते हैं और इसी बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो वो आपस में तो मिलाप करेंगे ही। पाकिस्तानी आर्मी के लिए वो लड़ रहे हैं तो अब मिलाप तो करेंगे। ईद की बधाई तो उनको मिलेगी और ईद की बधाई के साथ साथ उनको ये भी बोला जा रहा है कि जाओ अपनी कुर्बानी दो। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने वहां चाहे तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।